एमएसपीजी महाविद्यालय अजपुरा की तरफ से अपने जो ऑनलाइन डिजिटल क्लास में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस ऑनलाइन डिजिटल क्लास में आज अपने चर्चा कर रहे हैं बी पार्ट थर्ड का जो सेकंड पेपर है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। इस भारत के भूगोल का मैंने सबसे पहले आपको सिलेबस की जानकारी दी थी। तो जो राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत सिलेबस है उस सिलेबस को आपको ध्यान में रखते हुए ये तैयारियां करनी है, जिसमें मैं बार बार आपको सचेत करता आ रहा हूँ कि जितना भी आप यानी जितने आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को देखने से काम नहीं चलेगा। इसको आपको अपने नोटबुक में इस काम को फेर भी करना होगा, क्योंकि पता नहीं ये कितना लंबे समय तक ये चलेगा कोविड-19। तो इसको अपने ध्यान में रखते हुए आज अपना जो विषय है वो है भारत का भूगोल। इस भारत के भूगोल में सबसे पहले अपने देखते हैं फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, यानी फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश, जो भारत के भौतिक प्रदेश हैं, ये भारत के भौतिक प्रदेश भू-आकृति विज्ञान यानी भू-आकृति की दृष्टि से बहुत ही मौस्ट माने जाते हैं और भू-आकृति की दृष्टि से भारत में काफी विविधता भी पाई जाती है। यानी भू-आकृति का मतलब यानी धरातल में काफी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उन विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं, इन भारत के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। भारत को सामान्य 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिनमें पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश उत्तरी पर्वतीय के बाद में है दूसरा, वो है दक्षिण का पठार यानी दक्षिण का पठार। और तीसरा है वो है विशाल मध्यवर्ती मैदान। विशाल मध्यवर्ती मैदान। और चौथा है वो है तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। तटवर्ती मैदान द्वीप समूह। तो ये 4 भौतिक प्रदेश हैं। इन 4 भौतिक प्रदेशों को भू आकृति के आधार पर बांटा गया है।
भू आकृति के आधार पर बांटा गया है। अब इनमें सबसे मुख्य बात यह है कि जो भू काफी और इसमें भू आकृति के आधार पर इसमें क्या होती है कि विविधताएं पाई जाती हैं। विविधताओं का मतलब असमानताएं, यानी कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, तो कहीं तटीय क्षेत्र है, कहीं रेगिस्तान है। तो इन विभिन्नताओं को देखकर भू आकृति के आधार पर भारत को 4 भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है, जो आपके सामने प्रस्तुत है। अब इसमें अपने स्थलाकृति की विषमताएं, जैसे भूगर्भिक भूसंचलन, भूगर्भिक भूसंचलन यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो संचलन होता है, जो हलचल होती है, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, वो सारे किसकी वजह से आ रहे हैं? भूगर्भिक भूसंचलन के कारण। तो भूगर्भिक संरचना वह जलवायु की विषमता का ही क्या है, एक परिणाम है, जो भू आकृति प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। अब इसमें अपने देखते हैं कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र का, जो भारत का अपना एक टोटल संपूर्ण क्षेत्र है, इसका 11% क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र, ये कौन सा है? 11% क्षेत्र कौन सा है? पर्वतीय क्षेत्र। और 11% पर्वतीय क्षेत्र हो गया। और इसके बाद में जैसे 28% भूभाग पठार, यानी 28% पठार, ये 28% पठार। और विशाल मध्यवर्ती मैदान, यानी मैदान 43%, मैदान 43%। और इसके अलावा 18% क्या है? पठार, यानी पहाड़ी है, तटवर्ती क्षेत्र है, ये 9%। तो ये जो प्रतिशत है, ये प्रतिशत अपने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का इतना % है। इसमें सारे यदि जोड़े, पर्वतीय क्षेत्र को अपने जोड़े, तो पर्वतीय क्षेत्र में 28% आते हैं और पहाड़ी आती हैं, वो है 43%। यानी जो पहाड़ी है वो कितनी है? पहाड़ी है 43%। ये कुल इसका मार्जिन है। अब इस मार्जिन को देखते हुए अपने सबसे ज्यादा किसको आधार माना है? यानी भूसंचलन, भूसंचलन तथा जलवायु व भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना, इनको आधार मानकर अपने इसको क्या किया है? इनका क्या किया है? डिवाइडेशन किया है। तो इसमें जो पहला है, जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को अपने इसमें जैसे ये वाला पार्ट है, ये पूरा क्या है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ये है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो इसको अपने जैसे इससे अंकित कर दो, यही लाइनिंग से। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको जो भारत का मानचित्र बना के उस भारत के मानचित्र में इसको आपको डॉट डॉट द्वारा ये कौन सा हो गया? डॉट डॉट उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। ये हो गया उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बाद में, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बाद में जो अपना जो नेक्स्ट है वो दक्षिण का पठार, यानी दक्षिण का पठार। तो दक्षिण का जो पठार है, ये दक्षिण का पठार यानी प्रायद्वीप पठारी क्षेत्र भी कह सकते हैं इसको, और दक्षिण का पठार भी कह सकते हैं। ये वाला यानी
ये है दक्षिण का पठार। इसको माइनस से कर दो या प्लस से कर दो इसको। ये है दक्षिण का पठार। ये है दक्षिण का पठार। अब जो दक्षिण का पठार हो गया, इसके बाद में जो बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है? विशाल मध्यवर्ती मैदान। विशाल मध्यवर्ती मैदान। तो विशाल मध्यवर्ती मैदान कौन सा है? ये वाला विशाल मध्यवर्ती मैदान है। ये विशाल मध्यवर्ती मैदान। इसको अपने दर्शा देते हैं। इस प्रकार इसको अपने क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ये है विशाल मध्यवर्ती मैदान। अब जो बचा हुआ पार्ट है, ये बचा हुआ पार्ट है, ये तटवर्ती मैदान व द्वीप समूह। ये तटवर्ती मैदान व द्वीप समूह। तटवर्ती मैदान व द्वीप समूह। ये चार भाग हैं भारत के भौतिक प्रदेश। तो इन भौतिक प्रदेशों में मुख्य रूप से आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब जो इसके अलावा अपने जैसे इसका विभाजन करें तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। जो पहला वाला है, जो फर्स्ट वाला है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने में? 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। और लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर होने की वजह से पश्चिम में इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर, जबकि पूर्व में लगभग 200 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इसमें उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में इसमें 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। पहला है हिमालय पर्वत श्रेणी। पहला है हिमालय पर्वत श्रेणी। दूसरा है हिमालय के बाद में ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। और तीसरा है पूर्वांचल की पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियां। ये इसके यानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, उससे 3 भाग है। 3 भागों में पहला है हिमालय पर्वत श्रेणी, दूसरा ट्रांस हिमालय और तीसरा पूर्वांचल की पहाड़ियां। अब जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें यानी दिशा के अनुसार अपने बात करते हैं, तो दिशा के अकॉर्डिंग अपने बात करते हैं, तो इसकी लगभग 5 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पूरा कितने? 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी चौड़ाई यानी लगभग इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर। लंबाई 2400 किलोमीटर। लंबाई 2400 किलोमीटर और चौड़ाई
इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जबकि 500 किलोमीटर और 200 किलोमीटर। ये इसका विस्तार क्षेत्र है किसका? उत्तर प्रदेश का। अब इसमें एक चीज अपने को देखने को मिलती है, जो अपना भारत देश है। अब इसमें क्वेश्चन कहां से खत्म होता है कि जो अपना ऑब्जेक्टिव टाइप, जो अपना भारत देश है, ये कर्क रेखा, इसके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। इस भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा सबसे पहले गुजरात, ये गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के बाद में एमपी, ये छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल के बाद में मिजोरम, यानी जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। भारत के मध्य से गुजरती है, जो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, एमपी के बाद में झारखंड, के बाद में पश्चिमी बंगाल, के बाद में छत्तीसगढ़, के बाद में त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में ये मिजोरम। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हुए, 8 स्टेट हो गए। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, जो कितने स्टेटों से? 8 स्टेट, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला राज्य गुजरात, राजस्थान, एमपी, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन यानी किसी भी एग्जामिनेशन, चाहे रेलवे की हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हो, चाहे एसएससी की हो, और चाहे इसके बैंक पीओ की हो, चाहे आरएस की हो, चाहे आईएएस की हो, इसमें से ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत से जो कर्क रेखा गुजरती है, निम्न में से कौन से स्टेट से नहीं गुजरती? यानी 3 दे देते हैं, एक अन्य दे देते हैं, तो उसका नाम लिखना है, या 3 उसमें दे दे, एक अन्य रख दे, या एक अन्य रख दे, बाकी 3 दे दे। तो इसमें क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट क्वेश्चन होता है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, जो 8 राज्यों को काटती हुई आगे बढ़ जाती है। अब जैसे अपने बात करें, अपने राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में ये कर्क रेखा जो गुजर रही है, ये कर्क रेखा यानी बांसवाड़ा है, नीचे यानी दक्षिण में कौन सा राजस्थान में बांसवाड़ा है, तो ये कहां से गुजर रही है? बांसवाड़ा से गुजर रही है। तो ये क्वेश्चन कई बार राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन पुटअप होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब भारत में जो स्तरीय सीमा है वो कितनी है? भारत की जो स्तरीय सीमा, आपने जो ये वाली सीमा, यानी ये स्तरीय सीमा, तो स्तरीय सीमा कितनी बताई मैंने? 5200 किलोमीटर बताए ना। स्तरीय सीमा है भारत की 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्तरीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि की तटीय सीमा, यानी मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ये वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मुख्य भूमि की
मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। ये हो गया। और द्वीपों सहित देश की कुल तटीय सीमा, द्वीपों सहित यानी इन द्वीपों को मिलाकर, द्वीपों सहित देश की कुल तटीय सीमा वो है 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। और इस प्रकार भारतीय कुल सीमा कितनी हो गई? टोटल कर दो, यानी एक तो कितनी हो गई? 15,200, एक 7516 और एक 6100, तो ये कितनी हो गई? 22,716। 22,716 ये कुल सीमा हो गई। 22,716 कुल सीमा हो गई, जो इनको अपने जोड़ने से पता चल रहा है। अब अपने इसका वर्णन कर रहे हैं, तो वर्णन में सबसे पहले अपने क्या करेंगे? जैसे ये है हिमालय पर्वत श्रेणी, यानी हिमालय पर्वत श्रेणी, तो हिमालय पर्वत श्रेणी का अपने वर्णन करेंगे। हिमालय पर्वत श्रेणी का, तो हिमालय पर्वत श्रेणी का अपने ये वाला पार्ट, ये सारा क्या है? ये हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। ये वाला ये टोटल भाग क्या है? हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। अब हिमालय पर्वत श्रेणी का अध्ययन करने विश्व का ये एक नवीन दाग, याद रखना ये क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होता है कि हिमालय पर्वत श्रेणी को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ये नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। किसको? हिमालय पर्वत श्रेणी को, जो मुख्य रूप से परतदार चट्टानों से निर्मित है, जो मुख्यतः परतदार चट्टानों से निर्मित है। यानी परतदार चट्टानों से निर्मित। अब परतदार चट्टानें कौन सी होती हैं? जो अवसादी चट्टानें हैं, उसी का नाम परतदार चट्टानें हैं। क्यों? क्योंकि उसमें परत है। परत किसके है? फॉसिल्स की परत है, यानी उसमें क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। तो पर्वतों में भी क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं, फॉसिल्स पाए जाते हैं। और फॉसिल्स की वजह से ही इनको क्या कहा जाता है? परतदार चट्टानों वाला पर्वत कहा जाता है। अब इसका जो निर्माण है टर्सरी काल में हुआ था। किसका? हिमालय पर्वत का, यानी हिमालय पर्वत का निर्माण किसमें हुआ था? ये हिमालय पर्वत है, इसका निर्माण टर्सरी काल में, टर्सरी काल में इसका क्या हुआ था? निर्माण। याद रखना, टर्सरी काल में इसका निर्माण हुआ। यह श्रेणी पश्चिम में नग्गा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचांबा तक फैली हुई है। यानी पश्चिम में नागा पर्वत और पूर्व में चाबरवा तक फैली हुई है। कार्बोफेनिस काल में से ही प्रायद्वीप भारत का जो स्थानांतरण उत्तर एवं उत्तर पूर्व की ओर निरंतर जारी रहा। यानी अपने क्वेश्चन में भी काफी बार पूछा गया है कि क्या हिमालय पर्वत है वो गतिशील है? तो वास्तव में हिमालय पर्वत क्या है? गतिशील है। तो ये क्या है? स्थानांतर उत्तर एवं उत्तर पूर्व की ओर निरंतर जारी है। इसके फलस्वरूप भारतीय प्लेट का टकराव यूरेशिया प्लेट से हुआ, जो एक अपेक्षाकृत काफी धीमी गति से दक्षिण की ओर स्थानांतरित होता रहा है। और इन दोनों प्लेटों के टकराव से इनके बीच जो स्थिति है, यानी किन किन के? भारतीय प्लेट व यूरेशिया प्लेट के बीच की जो स्थिति है, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये सबसे बड़े के बीच जो स्थित जो 33 सागर
के मलबों पर दबा पड़ा है। कौन? यानी यूरेशिया प्लेट व भारतीय प्लेट दोनों के बीच में क्या है? तैतीस सागर है और जिसके फलस्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई है। यानी प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग अपने कह सकते हैं कि जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो यूरेशिया प्लेट व भारतीय प्लेट के दोनों के टकराने से उनके बीच में क्या था? 33 सागर। और 33 सागर के आज भी जड़ें किसमें है? हिमालय की जड़ें किसमें है? 33 सागर में। तो उसी की एक उत्पत्ति केंद्र माना जाता है। जो कि भारतीय प्लेट अभी गतिशील है, यही कारण है कि हिमालय का उत्तान वर्तमान समय में भी जारी है। हिमालय एक विवर्तनिक पर्वत है। जहां आज हिमालय है वहां लगभग 700 करोड़ वर्ष पहले क्या था? 33 सागर था। बिल्कुल। यह अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में क्या बताया गया है? 33 सागर। अब 33 सागर कहाँ है? हिमालय की जड़ों में। तो हिमालय में किसकी उत्पत्ति माना जाता है? 33 सागर की उत्पत्ति माना जाता है। और 700 करोड़ वर्ष पूर्व 33 सागर था कि ओलिशियन काल के में महान हिमालय का निर्माण हुआ तथा हिमालय के समांतर से दक्षिण में एक गति का निर्माण हुआ जो कालांतर में हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए मलबों से भर गया। और इस प्रकार मायोसीन काल के भूसंचलन से द्वितीय चरण में मध्य हिमालय का निर्माण हुआ था, जो काफी पहले की घटनाओं को विदित करता है। हिमालय का अंतिम उत्थान ऊपरी प्लायोसीन काल में हुआ और हिमालय पर्वत श्रेणी में रीढ़ की हड्डियों के रूप में नाइस एंड अन्य रवेदार चट्टानें मौजूद, शिस्ट स्लेट, फाइलाइट, क्वार्टरजाइट, चूना पत्थर आदि के रूप में प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं, जो बिल्कुल वर्तमान में है। तो ये वाला पार्ट है। इस पार्ट में यानी इस वाले पार्ट में ये क्या पाई गई है? पहाड़ी। और इसमें क्या कौन सी है? रवेदार क्या है? पर्वत है। और रवेदार पर्वत इसी में पाए जाते हैं। ये इसका बहुत ही अद्भुत, जिसको अपने कह सकते हैं कि अपने आप में एक सार्थक तथ्य है। ये सार्थक तथ्य अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत के जो भौतिक प्रदेश है, फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, यानी कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। किसके आधार पर? यानी भूसंचलन, जलवायु व भूगर्भीय संरचना के आधार पर। इन 4 भागों में जो पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसको 11% का भाग दिया गया, जिसमें पहाड़ी भी काउंटिंग है। और दक्षिण का पठार 28%, विशाल मध्यवर्ती मैदान 43% और तटवर्ती मैदान 9%। ये 4 भाग है। जो 4 भागों को बांटा गया है, आपने डायग्राम में ये थी। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के भौतिक प्रदेशों का भारत के भौतिक प्रदेशों आप क्या समझते हैं तथा किसी एक का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो आपको भारत का जो मानचित्र है इसमें चारों को आपको दिखाना है। दिखाने के पश्चात किसी एक का वर्णन करना है और वो वर्णन करके आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं। अब हमने जो आज इसको क्या, जो पहला है उत्तरी पूर्वोत्तर प्रदेश, तो उत्तरी प्रदेश को भी कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। 4 भागों में बांटा गया, जिसमें हिमालय पर्वत का आपने अध्ययन कर लिया। अब बचा अपने ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियां। ये अपने नेक्स्ट जो अगला लेसन वो अपना होगा, क्लास होगी, यानी ऑनलाइन डिजिटल क्लास होगी, उसमें अपने उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।